नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देख रहे हैं लगातार। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं प्लीज़ उनको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कवर करवाए गए हैं यहाँ पे। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे लंबी नदी जो भारत की है कौन सी है? गंगा नदी। लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास का इसका लेंथ है। और देखेंगे तो 11 स्टेट्स जो कि उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, है ना, राजस्थान, ये सब स्टेट जो है कुल मिलाकर के 11 को कवर करती है, ठीक। और गंगा नदी बेसिन का जो ऑलमोस्ट 79% एरिया है ना, वो इंडिया में टेरिटोरियल रूप से कवर होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से बी ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बनाम किस राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि क्रीमी लेयर सामाजिक आगे बढ़ने पर आधारित है, न कि केवल आर्थिक मानदंड पर, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर का ये केस है जिसमें कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है, जिसमें कि जो ओबीसी जातियों में ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो है क्रीमी लेयर का जो स्टेटस ग्रांट होता है, जो ओबीसीज में कुछ जैसे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया अकेले पे जो है आधारित नहीं है, वो सोशल फॉरवर्डनेस यानी कि समाज में आप कितना प्रगति कर रहे हैं उस पर भी आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इस केस के बारे में पढ़िएगा क्योंकि ये हरियाणा स्टेट से संबंधित है, तो हमारे एग्जाम में ये हरियाणा पीसीएस में पूछे जाने की संभावना है। क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसी में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक डांस है मणिपुरी, ठीक है, जो कि मैतेई पीपल यहाँ पे स्टेट ऑफ मणिपुर में देखेंगे तो इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस वैष्णविज्म जो है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। एज पर स्टैटिक्स पब्लिश्ड बाय नेशनल टोटल नंबर ऑफ क्राइम इंसिडेंसेस रिकॉर्ड ब्यूरो फॉर 2020 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी टॉप्स इन क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है तो उन्होंने 2020 के लिए आंकड़े प्रकाशित किए थे। तो उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो कौन से महानगर में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? तो वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो रहे हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसको यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रेजिग्नेशन देना होगा तो वो भारत के प्रेसिडेंट जो होंगे उनको अपना रेजिग्नेशन जो है वो एड्रेस करके देते हैं, ठीक। अगला देखिए, सूखी बर्फ, मोथबॉल, आयोडीन क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्न में से किस विधि से, यहाँ पे बना लिखा है, ये बना नहीं बिना होगा, ठीक है। तो किस विधि से बिना द्रव अवस्था में जाए सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक। तो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि ये ड्राई आइस हो गया है ना, और ये आयोडीन क्रिस्टल्स हो गए, जिंक हो गया, इसके अलावा जो कैम्फर कपूर होता है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? सब्लिमेशन की क्रिया होती है जिसमें कि एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में बदले बिना सीधे गैसियस स्टेट में जो है ना, इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? ठीक है, तो एक हमारा, जैसे कभी आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, आपके किसी घर में किसी सदस्य को हुई होगी, तो उनका एक MRI स्कैन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यूज करते हैं एक लार्ज मैग्नेट और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक जो है मशीन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनमें क्या डिफेक्ट्स है या क्या उनकी स्थिति है, उसको जो है स्कैन किया जाता है ताकि फर्दर उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो सके। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा, इसका विमोचन किस वर्ष में किया था? ठीक है, तो जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा 2020 में और लॉकडाउन वगैरह इम्पोज हुआ, ठीक, तो बहुत सारे लोगों की जो है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की थी सोनू सूद, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं इन्होंने। ठीक, तो उसी के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है आई एम नो मसीहा। ठीक, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका विमोचन जो है किस वर्ष में किया गया? तो ये 2020 में ही जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में गजल गाने की परंपरा निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है, तो जो सिंगिंग की एक स्टाइल होती है गजल, तो यहाँ पे आपने जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अमीर खुसरो को ही जो है गजल गाने की परंपरा का जनक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए कि लिखा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक, तो किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत है। लिखा है टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलोन इन एन इकोनॉमी डिटरमाइंस द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक, तो कहा यह जा रहा है कि किसी इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी, यानी कि इसको हिंदी में तरलता बोलते हैं, ठीक है, तो तरलता जो है टोटल स्टॉक ऑफ मनी यानी कि जो धन है सिर्फ उससे ही बनी हुई नहीं होती है। लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी को ऐसे आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। ठीक, तो हमारा जो मनी यानी कि कैश है दैट इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जो सबसे ईजी अवेलेबल कह लीजिए लिक्विडिटी होता है किसी इकोनॉमी में। ठीक, इसके अलावा लिक्विडिटी कंटेन करता है क्या क्या? ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, ठीक, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और भी जो अदर एसेट्स होते हैं जो कि क्विकली सेल किए जा सके, है ना, तो उनको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत था। बाकी के 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हैं किसी इकोनॉमी के संबंध में मनी सप्लाई के बारे में। ठीक, तो इसको चुनेंगे हम ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ठीक है, तो एक टर्म होता है फ्री थ्रो जो कि बास्केटबॉल का जो गेम होता है इसमें यूज करते हैं। किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड यानी कि जो आर्मी मैन होते हैं वो परेड करते हैं ना, और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना यानी कि फ्री फॉल होना किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक, हैवी ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो ये सब किस गति के उदाहरण हैं? ठीक है, तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता था, आपने शायद पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, यानी कि आयताकार गति। ये सब इसके उदाहरण हैं। फरवरी 2022 में किस राज्य ने परय शिक्षालय इस योजना को शुरू किया है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर 7 तक के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन यानी कि जो मिड डे मील होता है इसको खुली कक्षाओं में यानी कि ओपन एयर क्लासेस, ठीक है, एक कह लीजिए इको फ्रेंडली क्लास है ना, ओपन एयर में जो कंडक्ट की जाएगी वहाँ पे ये सब सुविधाएं जो है परय शिक्षालय योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तो इस योजना को शुरू किया गया है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। अगला देखें, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 की नई योजना के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए गोला बारूद और अन्य उपकरण बनाने वाले कितने आयुध कारखाने 7 सरकारी स्वामित्व वाली कारपोरेट संस्थाओं का हिस्सा बनेंगे? ठीक है, तो देखिए भारत में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत है, जिसके अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत के अलग अलग शहरों में स्थित हैं। ठीक, जैसे जबलपुर में काफ़ी मेजर है, कानपुर में है इवन, है ना, और जैसे इधर दिल्ली में आप देखेंगे गाजियाबाद में एक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक, तो ऐसे आयुध कारखाने जो कि सेना के लिए गोला बारूद और अन्य उपकरण बनाते हैं, तो अभी तक क्या था कि ये गवर्नमेंट जो है इनका इस पे मतलब पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व वाले इंस्टीट्यूशंस थे। तो अभी इसी में एक जो है इन्होंने इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 में लाया गया, तो उसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि ऐसी 41 जो हमारी
ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको 7 जो है गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज बनाई जाएंगी, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन नंबर को, 41 ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं इनको कन्वर्ट किया जाएगा 7 सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में। ठीक, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, उस नदी का नाम हमको बताना है जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट में आप देखेंगे तो हमारी मंदाकिनी रिवर जो है ना, ये चराबारी जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलते हुए और ये आकर के जो है ज्वाइन करती है अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इसी रिवर के बारे में हमसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मंदाकिनी किस जल निकासी प्रणाली या मुख्य नदी से संबंधित है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया आपको कि ये ज्वाइन करती है किसको, अलकनंदा रिवर को। ठीक है, तो इससे ही एसोसिएटेड है। एक बार जितनी भी ये उत्तराखंड स्टेट में जो गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी रिवर्स हैं और कौन सी रिवर कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होती है, जैसे रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है ना, तो ये सब के बारे में ये पूरा एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसमें इसकी पिक भी होगी, वहां से देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो उत्तराखंड में ये हिमालयन रिवर सिस्टम है पूरा, इसको एक बार देख लीजिए। तो जैसे ये अलकनंदा रिवर आती है और इधर से भागीरथी आती है। ठीक, तो ये जहाँ पे पॉइंट इनका मीटिंग पॉइंट है इसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसके पहले देखेंगे तो यहाँ पे इसके पहले इधर रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है ना, विष्णुप्रयाग, तो ये सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगला है सभी परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्रों का विशाल नेटवर्क निम्न में से किसका गठन करता है? ठीक, तो देखिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में आपने इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें जो भी हमारे स्पीशीज हैं सब सम्मिलित हैं। ठीक, तो ऐसे क्या है कि द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, तो अलग अलग इकोसिस्टम जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये एक विशाल किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का। ठीक, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बी वाला। और बायोस्फीयर के बारे में आप जानते होंगे कि जैव मंडल जो है किससे मिलकर बना होता है, तो जहाँ पर भी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना, ऑल द लिविंग लाइफ इन द ऑल द फॉर्म्स, उसको हम बायोस्फीयर के रूप में जो है संदर्भित करते हैं। जिसमें कि जैसे एक इमेज के माध्यम से अगर थोड़ा सा समझे इसको, तो बायोस्फीयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस है। ठीक, तो जो हमारा ये लैंड पार्ट है, ठीक, लिथोस्फीयर, और इधर जो वाटर वाला पार्ट है ये हमारा क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर, और हमारे ऊपर में क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो मिला रहा है इसको कलेक्टिवली बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। ठीक, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो खैर आपको पता होनी ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश के घटक हैं? ठीक है, तो फ्लाई ऐश के बारे में आपको पता ही होगा कि जैसे जो हमारे कोल और इस तरीके के अदर मटेरियल्स होते हैं, तो इन सब के बर्निंग आउट होने पे जो है ये सब इससे जो निकलने वाले तत्व हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट हैं फ्लाई ऐश के। ठीक है, जो कि एयर में हमारे जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। तो उसमें देखेंगे तो लेड, कैडमियम, निकल है ना, ये सब के सब जो है किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? फ्लाई ऐश के। तो हम इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए कि पुस्ताज शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जैसे ज्योग्राफी में ग्रासलैंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं, तो हमारे पास जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक, तो टेम्परेट ग्रासलैंड के रूप में जो है एक एग्जांपल है इसका पुस्ताज। ठीक, जो कि कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आपका जो हंगरी है यहाँ मिलेगा आपको। ठीक, और भी जैसे जो एग्जांपल्स हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड के, जैसे अर्जेंटीना में जो है पंपास पाया जाता है। ठीक, अमेरिका में देखेंगे तो प्रेरी मिलेगा आपको, साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो वेल्ड मिलेगा, है ना, एशिया में इधर स्टेपी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलता है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं आपसे टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, ऐसे कभी कभी 4 देके उसको ऐसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है। नीचे दिए गए स्रोतों में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनता है? ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है, तो मोस्टली हमारे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जैसे कि कॉस्मिक रेज, एक्सरे का कोई वेस्ट होगा, है ना, और न्यूक्लियर फ्यूल जो कि एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के एग्जाम्पल्स है। तो तीनों को हम चूज करेंगे ऑप्शन डी। निम्न में से किसे प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? ठीक, तो जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो क्या है? वोल्केनिक इरप्शन ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल डिजास्टर है। एवलांश यानी कि हिमस्खलन जो हमारे ये जो जितने भी स्नो वाले एरिया हैं यहाँ पे होता है। ठीक, फिर है ड्रॉट यानी कि सूखा, तो जो बारिश ना होने के कारण सूखे की स्थिति बनती है, तो ये भी नेचुरल डिजास्टर ही तो है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि पूछा है ना कि वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, परंतु इन सभी को तो किया जा सकता है।
ठीक, तो इसलिए डी ऑप्शन को चुन लेंगे। नीचे दिए गए प्रदूषकों में से कौन से वाहनों से उत्सर्जित होते हैं? ठीक है, तो जितने भी हम व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, स्पेशली जो डीजल और पेट्रोल बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो वेहिकुलर एमिशन के रूप में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ना, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये तीनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वेहिकुलर एमिशंस के। ठीक, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन चुन लेंगे। अगला देखिए, भारतीय संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंटेरियन का कंट्रोल जो है, या पार्लियामेंट का कंट्रोल कह लीजिए, इसको बनाने के लिए एक अब दिए हुए ऑप्शंस में से हम देखेंगे तो ये हाफ एन आवर डिस्कशन जो है, मतलब आधे घंटे की चर्चा, ये एक टूल है। ठीक, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो इसमें से हम सी ऑप्शन को जो है चुन लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उस पर मतलब सफिशिएंट जो है ग्राउंड्स हैं जिस पे पहले मान लीजिए चर्चा हो चुकी है, और उस पर किसी जो आंसर दिया गया उस पर फर्दर और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक, तो ऐसे मामलों के लिए हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए जो स्पीकर है पर्टिकुलर हाउस के, है ना, वो हफ्ते में जो है 3 दिन अलॉट कर सकते हैं, जिसमें कि इस पे ये डिस्कशन हो सकता है। और ऐसे जो है हमारे जो ये होते हैं ना हाफ एन आवर डिस्कशंस, तो इसमें कोई भी फॉर्मल मोशन या फिर वोटिंग वगैरह जो है वो नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी जो था ये करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान के भाग 9 यानी की प्रयोज्यता से पूरी तरह छूट प्राप्त है? भाग 9 यानी कि कौन सा भाग है? पंचायत वाला भाग है। ठीक, 73rd अमेंडमेंट 1992 के जो द्वारा जिसको जोड़ा गया है। ठीक, तो देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ट्राइबल और हिल एरिया जो मणिपुर के हैं, और जो भी एरियाज मतलब शेड्यूल्ड 5 में इंक्लूडेड हैं, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है ये पार्ट 9 के जो एप्लीकेबिलिटी है इससे। ठीक, अब एक प्रश्न आपसे ये है कि अब इन एरियाज में जो है पंचायत से संबंधित जो मामले हैं उसको किस हिसाब से या किस एक्ट के माध्यम से जो है इंप्लीमेंट किया जाता है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित करने के लिए बाहरी प्रेरणा जो है निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई थी? ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने शेड्यूल थे? 8। ठीक, तो 9वां शेड्यूल ऐड किया गया था। इसकी इंस्पिरेशन ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 9th शेड्यूल में बेसिकली वो मुद्दे हैं जिसमें कि ऐसे समझिए कि एक लिस्ट कंटेन करती है सेंट्रल और स्टेट लॉज को, जो कि कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकते। ठीक, किस अमेंडमेंट के द्वारा इस 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जरा ये बताएंगे क्या? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो 7 सदस्यीय जो समिति थी उसमें BN राव जो हैं ये नहीं थे। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, तो यहाँ पे मालवा प्लेटू में जो है महू के पास ये ओरिजिन होता है किस नदी का? चंबल। ठीक, अगला है पीएच में पी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पीएच से संबंध यहाँ पे ये है, पीएच स्केल के बारे में आप पढ़ते हैं ना, जिसमें अल्कैलिनिटी और ये एसिडिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पीएच का बेसिकली फुल फॉर्म पूरा तो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे पी को जो है कई बार जो आपको ये पोटेंस के रूप में भी जो है वर्णन किया हुआ मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा ए फिलहाल करेक्ट होगा। अब देखिए पीएच बेसिकली होता क्या है ये, है ना, ऐसे समझते हैं। तो पीएच का मतलब होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब जो कि किस चीज़ का रेशियो है, तो ये हाइड्रोनियम आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं इनका रेशियो होता है, जो कि कहाँ से 0 से लेकर 14 तक की रेंज में होते हैं। ठीक, अब उसमें आपको पता ही होगा कि 7 से कम कोई भी चीज़ होगी तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक यानी कि क्षारीय होगी। ठीक, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, पोटेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं, या जो है किस तरीके से निर्वाचित होते हैं या अपॉइंट होते हैं? ठीक, तो जैसे भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं। ठीक, किन किन राज्यों में है ये आपको हमको कमेंट करके बताना है। तो देखिए विधान जैसे कि सिमिलर ये होता है जो हमारी संसद में होती है राज्यसभा। ठीक, अपर हाउस,
तो विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो स्टेट्स में चूंकि ये राज्यसभा के जो चेयरमैन कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होते हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो होते हैं राज्यसभा के, परंतु राज्यों में क्या है, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसी विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने योग्य बात है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्न में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो ये अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी जो है इसके द्वारा। इनमें से कौन सा तरीका है जिसमें अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक। तो देखिए, जैसे आप खुद को स्वयं का एग्जांपल लेके देखें कि फिजियोलॉजिकल जो यानी कि शारीरिक जो अडेप्टेशन है किसी चीज़ को, जैसे सपोज आपने किसी अच्छे बॉडी वाले व्यक्ति को देखा तो उससे इंस्पायर होकर आप उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अपने अंदर उसको जो है लाने की कोशिश करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि रूपात्मक किसी जो है वस्तु से आप जो है आपने उसको देखा और उसको अडेप्ट करा, है ना, कोई स्ट्रक्चर है मान लीजिए, उसको जो है आप अपने पास उस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। तो उस मॉर्फोलॉजिकल चीज़ को भी आपने अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। बिहेवियरल चेंज यानी कि जो स्वभाव संबंधित चेंज होते हैं, है ना, ये हम अडेप्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को देख के कि कोई जो है जैसे बिहेवियर में मान लीजिए कोई किसी से अच्छे तरीके से बात करता है और मान लीजिए हमारी लैंग्वेज थोड़ी खराब है तो हम उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, ठीक। परंतु जो इमोशनल यानी कि भावनात्मक अडेप्टेशन होता है ये हमारा जो है इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। ये चूंकि इसमें होता क्या है कि ये अपने आप मनुष्य के अंदर खुद से ये डेवलप होता है ना, ये अडेप्टेबल नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीते हैं यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो पदक तालिका में सबसे शीर्ष पे रहा था यूएसए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अब गोल्ड की हम बात करें तो इसमें इन्होंने जीते थे कुल मिलाकर के 113 पदक, ठीक, जिसमें से 39 गोल्ड थे, है ना, 41 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज थे, ठीक। भारत ने भी एक गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा, ये भी आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बराकर रिवर जो है ये हमारी ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। इनमें से कौन सा 19 वर्षीय पहलवान अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाला पहला भारतीय पहलवान बना है, ठीक। तो सिल्वर मेडल जीत करके जो है ये पहले ऐसे रेसलर बनी है ये अंशु मलिक। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो किलोग्राम भार वर्ग होता है ये भी कई बार पूछा गया है। तो 57 किलो में इन्होंने जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है तो ये आपने जैसे पढ़ा होगा ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है ना। तो ओरिजिनल की अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स के मामले में तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इन्फोर्समेंट हो यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है हाई कोर्ट के। ये विवाह और तलाक से संबंधित यानी कि मैरिज और डाइवोर्स से संबंधित मामले भी इसमें आते हैं। और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित मामले जो हैं ये भी आते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक। तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अब आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है तो पूरा एकदम रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है। और आपको एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करें और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।